नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के 100 से अधिक नगर निकाय चुनाव में अब बमुश्किल 30 घंटे का समय बाकी है। चुनाव प्रचार 21 जनवरी की शाम को थम गया है और सभी प्रत्याशी, तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव मैदान में है वो 23 तारीख की तैयारी में जुट गए हैं। 23 जनवरी मतदान का दिवस। बीजेपी के वो एक विशेषण दिया जाता है, पार्टी विद डिफरेंस। क्या अब वो स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी ही नहीं क्योंकि सियासत में बगावत की अदावत सामान्य होती रही है और इस बार भी हो तो कोई अचंभा नहीं है और इस बार हो भी रही है। दोनों दल, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश और केंद्र में सरकार में है, उनसे अधिक उम्मीदें हैं। सत्ता पर काबिज होने की संभावना ज़्यादा देखते हुए उस पार्टी से बागियों की तादाद भी बढ़ी है, लेकिन बगावत में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। चंपावत जिले की मुख्यमंत्री का अपना जिला पुष्कर सिंह धामी मई 2022 में चंपावत सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीते थे। 90% से ज़्यादा मत उन्होंने हासिल किए थे और पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस की जमानत भी जब्त हुई। उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा, उनकी लोकप्रियता जिले के नगर निकायों की परिणाम पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। कितने बड़े अंतर से जीतते हैं, कितनी सीटें जीतते हैं, कैसा प्रदर्शन रहता है। बहरहाल अभी जो मुद्दा है वो यह है कि चंपावत की 4 नगर निकाय में कुल 20 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में हैं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने सभासद पद पर भी ज़्यादातर जगह टिकट दिए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन जो 20 प्रत्याशियों में से 5 प्रत्याशी वो हैं जिन्होंने बगावत की है। कांग्रेस के नासिर हुसैन टनकपुर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के बागी प्रत्याशी हैं, लेकिन बागी प्रत्याशियों की सबसे ज़्यादा मार भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है। बंदसा में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे विजेंद्र कुमार, वह इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सनी देवल भी विद्रोह करके चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय के रूप में। चंपावत में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा की पत्नी ममता वर्मा चुनाव मैदान में है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में है। लोहाघाट से 2 बार के नगर पंचायत अध्यक्ष रहे गोपाल सिंह मेहता बीजेपी छोड़कर स्वतंत्र रूप से मैदान में है। इन बगावत करने वाले प्रत्याशियों का क्या प्रभाव इन चुनावों पर पड़ेगा, उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के चंपावत जिले के युवा जिलाध्यक्ष निर्मल सिंह मेहरा से बात होगी ही। लेकिन कल यानी कि 20 जनवरी को एक घटनाक्रम हुआ, बगावत और भीतरघात। बगावत की अदावत की चर्चा हुई, लेकिन पार्टी के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक विचारधारा के लिए भीतरघात बगावत से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कल 5 पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, यानी कि 6 साल के लिए निष्कासित किया है। इससे पूर्व उन्होंने, पार्टी ने बगावत करके चुनाव मैदान में उतरने वाले या मैदान में उतरे प्रत्याशियों का समर्थन करने वाले 5 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया, यानी कि 10 नेता पार्टी बीते 15 दिन में निष्कासित कर चुकी है। कल जो लोग निष्कासित हुए हैं उनमें 2 वो लोग हैं जिन्होंने चंपावत नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की थी। गंगा खाती भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है उसकी नेता हैं। तनुजा पुनेठा जिन्होंने, दूसरी महिला हैं जिन्होंने दावेदारी की थी। लोकेश पुनेठा वर्ष 2018 में निर्विरोध छताल वार्ड से सभासद बने थे। शंकर सिंह खाती बूथ अध्यक्ष हैं और टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी के भी सदस्य हैं। पूर्व में वो बीडीसी सदस्य भी रहे हैं। कैलाश पांडे ये शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं और पूर्व में नामित सभासद भी रहे हैं। इन 5 नेताओं को जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा ने जो उनको इनपुट मिले थे अपने प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति के बाद, उनका 6 साल के लिए निष्कासन किया।
तो हम अब पार्टी के जिलाध्यक्ष से जानते हैं कि आखिर ये क्या पार्टी में क्या चल रहा है, और पार्टी जो कार्रवाई कर रही है उसका पार्टी को नगरपालिका अध्यक्ष और सभासद के चुनाव में लाभ होगा कि उन्होंने समय रहते कदम उठाया है, या देर हो गई है इसका उन्हें नुकसान भुगतना होगा। हम सीधे जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा से बात करते हैं। निर्मल जी, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। पिछली बार 2018 में बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती, तब और अब के हालात बहुत बदल गए हैं। अब ये सीट ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस ज़िले की जो धमक है, चमक है, वो देहरादून तक है। तो इस बार क्या हालात हैं? 4 नगर पालिका की सीटों में से आप लोग कितनी सीटों में मजबूत हैं, और जो आपके वहाँ बगावत का और भीतरघात का आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पर कुछ पार्टी ने एक्शन भी लिया है। आपने ही आप ही के हस्ताक्षर से 2 अलग अलग पत्रों में 10 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है, तो इसका क्या असर होगा? 2018 में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं आ पाई, और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि 2018 और 2025 इस बीच का जो अंतराल है समय का, बहुत ज़्यादा लंबा है, और तब और आज की स्थिति में काफ़ी बदलाव हुए हैं कि चंपावत जिले से और चंपावत विधानसभा से इस प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय युवा, और जो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी जिनका मान सम्मान है, जो अपने कठोर फैसलों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, और जिन्होंने ऐसे ऐसे कानून इस प्रदेश में लागू किए जो आज तक कोई भी ऐसा नेता उन कानूनों को लागू करने की हिमाकत नहीं कर पाया। आदरणीय सीएम साहब ने ये सब किए, और उसका लाभ हमें देखने को मिल रहा है। आज जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे थे, जो इससे पहले भर्तियों में धांधलियाँ चलती थी, पैसों के बल पर ही, योग्यता के बल पर नहीं बल्कि पैसों के बल पर ही लोग नौकरियां पाते थे, आज आदरणीय धामी जी ने जब नकल विरोधी कानून लगाया और ऐसे कई सारे माफियाओं को, जो नकल माफिया थे, उनको जेलों में भरने का काम किया, उस डर के कारण अब कोई भी व्यक्ति ये माफिया का काम नहीं कर पा रहा है, और उसका नतीजा आ रहा है कि आज आम जन से आम जन का बच्चा भी हमारी सरकारी नौकरियों में हो, चाहे लोहाघाट हो, चंपावत हो, टनकपुर हो, बनबसा हो, और पूरे प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के लोग भी, उनके बच्चे आज सरकारी नौकरियों में निकल रहे हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि जो एक समय का अंतराल 2008 और 2025 का समय है। इसके अलावा सीएम साहब चूँकि यहाँ से माननीय विधायक भी हैं, और उनकी जब इस विधानसभा में उपचुनाव में जो उनको यहाँ की जनता ने जो असीम प्यार और आशीर्वाद दिया, उसका नतीजा भी हम सब आप लोग देख रहे हैं कि आज पूरे ज़िले में एक आदर्श ज़िले की ओर अग्रसर है चंपावत ज़िला, और पूरे प्रदेश में विशेष स्थान चंपावत ज़िला रखता था। कि अगर इस बार की अगर आप बात करें 2025 में, हम चारों निकायों में बहुत मजबूत हैं, और वो निकायों में मजबूत होने का हमारे पास एक ठोस कारण भी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चारों निकायों में, आदरणीय सीएम साहब ने इतना काम कर रखा है। वो चाहे आप टनकपुर चले जाइए, आईएसबीटी के रूप में आपको अरबों रुपए का एक ऐसा एसेट तैयार हो रहा है जो पूरे प्रदेश में एक सबसे अलग होगा, और इसी तरह कई सारी सड़कें, कई सारे पुल, आप मैं कहना चाहूँगा वैसे ही चंपावत के लिए गोलजू कॉरिडोर, टनकपुर में शारदा कॉरिडोर, और कैलाश मानसरोवर यात्रा, उसका रूट भी इसी को तय कर दिया गया था। होगा विगत जो हमारा उस यात्रा का समय था, इतना टूरिस्ट यहाँ आने लगा है, जहाँ होटलों में पहले कमरे लगने मुश्किल होते थे, आज उन होटलों में भी भरमार होने के बाद लोग होम स्टे को ढूंढना, जो बाहर से सैलानी आए थे होम स्टेओं में रुके। जब इतना कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जिले के लिए किया है, तो हम क्यों ना मजबूत हों, हम चारों निकायों में मजबूत होंगे। और हम जनता से आह्वान भी करते हैं कि जब इतना कुछ, क्योंकि सरकार हमारे पास है, सरकार के मुखिया हमारे यहाँ से विधायक हैं, जब सरकार हमारी है तो निकायों में जब अगर हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे तो सीएम साहब को भी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बल मिलेगा। 2025 के जो ये निकाय चुनाव है, और इसके बाद अगर इस पूरे ज़िले में हमारे
चारों प्रत्याशी जीत के आते हैं तो एक विकास की अलग ही गंगा बहेगी, जो आप सब लोग इसको देखेंगे। वो चाहे टाउन क्षेत्र जहाँ जहाँ भी नगर पालिका निकाय हैं वहाँ चाहे पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, सीएम साहब ने ये पहले से ही कई शहरों में नई नई पार्किंगों की व्यवस्था करवा दी। अभी कुछ ही समय में चंपावत जो हमारा टाउन है वो अंडरग्राउंड बिजली की केबलें भी उसमें पड़ने वाली हैं, उसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया, टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, कुछ ही समय में काम शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कई विकासकारी योजनाएं जो आम जन तक, आम जन कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति की पहुंच से दूर होता है उस तक ये पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है बहुत ही अलग तरीके से और बिल्कुल अनुशासन की तरह से एक संविधान के आधार पर हमारा संगठन चलता है। और उस संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, चुनाव के टाइम में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करता है, तो उस मंडल के संबंधित मंडल अध्यक्ष द्वारा या प्रत्याशी द्वारा मंडल अध्यक्ष को बताया जाता है, मंडल अध्यक्ष द्वारा जिला अध्यक्ष को सूचना दी जाती है और जिला अध्यक्ष अपने प्रदेश अध्यक्ष जी की संस्तुति लेने के बाद, उनकी सहमति लेने के बाद उनके निष्कासन की प्रक्रिया करता है। इस चंपावत जिले में भी कई जो 10 नाम पहले कल और इससे पहले की एक पत्र में निष्कासन की सूची में आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय, हमने सही समय पर सही फैसला लिया है, काफ़ी कोशिशें हमने की उनको मनाने की। कभी भी चेहरे को महत्व नहीं दिया जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा सिंबल कमल का फूल है उसको महत्व दिया जाता है, क्योंकि चेहरे बदलते रहते हैं। जो निष्कासित नेता हैं उनको मनाने की भी कोशिश की और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर निष्कासन नहीं लगता वो तब भी दूसरे दल या दूसरे प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में बिल्कुल दिलो जान से जुटे ही थे और हमने निष्कासित कर दिया तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन बने रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी एक भय का माहौल जरूर बनेगा कि अगर गलत अगर करते हैं तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में फैसले होते हैं और तुरंत निष्कासन भी लगता है। मैं सबको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, अभी भी कल परसों में भारतीय जनता पार्टी के चारों निकाय के प्रत्याशियों को आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिलो जान से चुनाव लड़ाएंगे और दिलो जान से उनको जिता के भारतीय जनता पार्टी की झोली में कमल का फूल डालेंगे। उसके बाद भी अगर कोई गलत संलिप्तता पाया जाता है या कोई भी गलत पार्टी प्रत्याशी के विरुद्ध काम करता है तो उसके खिलाफ चुनाव के बाद भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। निर्मल जी, जो 2018 का चुनाव का नतीजा 0-4 का था, यानी कि चारों सीटें पार्टी कोई थी, तो 0-4 को 4-0 में कन्वर्ट करने के का आप दावा कर रहे हैं, तो इसमें बगावत करने वाले और भीतरघात करने वाले कितना बड़ा खतरा है? क्या ये बैरियर बनेंगे? क्या ये कोई अवरोधक बनेंगे इस जीत के आड़े में आएंगे? जी बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, क्योंकि अब अगर किसी व्यक्ति ने मन बना ही लिया है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं करना है, मैंने दूसरे का काम करना है। देखिए, नेता जो होता है, ठीक है, नेता की मंशा पूरी नहीं हुई और वो जनता जान रही है वो अपने स्वार्थ के कारण वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अगर वो सच्चे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होते तो उनको टिकट मिलने ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए सोचती है। उसी तरह यहाँ जिन्होंने दावेदारी की थी, भारतीय जनता पार्टी अगर वो इसी परिवार में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अगर काम करते तो भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं एक चाय वाले भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आर्मी मैन के पुत्र भी इस प्रदेश के सीएम बन सकते हैं, एक सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति। तो जब ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, क्योंकि अन्य पार्टियों में वहाँ सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की चिंता करती है और इनसे मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय कि कोई ऐसा अवरोध या बैरियर नहीं है, क्योंकि जनता ये जानती है, जनता जानती है कि फलाना व्यक्ति अगर अलग हुआ, आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, आज अलग हुआ, तो उसके पीछे का कारण है कि वो टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं मिला, या दूसरी जगह से किन प्रलोभों में व्यक्ति जा रहा है। वो स्वार्थ का जो एक हमारा मन होता है उसको जनता जानती है, जनता बहुत जागरूक है। तो जनता, मेरा मानना है, विकास के नाम पर वोट देगी। आदरणीय सीएम साहब को देखते हुए वोट देगी कि भाई जिस व्यक्ति ने पूरे चंपावत जिले में एक विकास की गंगा बहाई है तो क्यों न भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के उस गंगा को और हम तेजी से उस धारा को बदल दें विकास के रूप में। नगर निकाय के चुनाव में शहर की सरकार एक प्रकार से म्यूनिसिपल बॉडी एक छोटा क्षेत्र होता है और यहाँ भी कुल मतदाताओं का 15% है। ऐसे में क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री के जो कार्यकलाप हैं, उनकी उपलब्धियाँ हैं, चंपावत को आदर्श जिला बनाने के दिशा में जो काम हो रहा है वो लाभ देगा, या प्रत्याशियों का चेहरा, नागरिक सुविधाओं का कैसे विस्तार हो, नगर की व्यवस्था कैसे बेहतर हो,
नगर में जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं एक एज ए सिटीजन लोगों की, तो वो मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हैं। उन मुद्दों पर क्या प्रदेश की व्यवस्था, बड़े निर्णय, कड़े निर्णय को हावी तो नहीं किया जा रहा है पार्टी के द्वारा? भाई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उस सरकार के जो मुखिया हैं वो मुखिया चंपावत विधानसभा से माननीय विधायक हैं। आप कहें कि शहर की जो समस्याएं हैं, मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्य सेवक माननीय मुख्यमंत्री जी, वो पहले से ही इस पूरे ज़िले के लिए चिंतित हैं। जब उन्हें असीम प्यार स्नेह देकर उन्हें 94% मतों से इस पूरे विधानसभा से जिता के भेजा विधानसभा, तो वो तो उसके बाद ही मतलब इतने गंभीर हो गए थे कि क्योंकि यहाँ की जनता का भार उनके कंधों पर आ गया और उन्होंने जो शहर की मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो इस निकाय चुनाव से पहले से ही शुरू कर दी हैं। उन कामों को पूरा कराएंगे। आप मूलभूत समस्याओं में एक हॉस्पिटल की अगर आप बात करते हैं तो आज देख लीजिए, इससे पहले के जिला अस्पताल को और आज के जिला अस्पताल को, जहाँ एक सीटी स्कैन के लिए या एक अल्ट्रासाउंड के लिए लोगों को बाहर की दौड़ लगानी होती थी, हल्द्वाना खटीमा से पहले व्यक्ति का सीटी स्कैन नहीं हो पाता था, आज हमारे जिला अस्पताल में वो सारी सुविधाएं हमें मुहैया की। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आदर्श जिले का जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विजन है वो मुझे इसमें दिखाई देता है। आपने ठीक कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कुछ बेहतरी हुई है, सिटी स्कैन का परीक्षण की भी सुविधा मिली है, लेकिन अभी भी जिला अस्पताल में और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में अनेक कमियाँ हैं। बार बार बात आती है कि गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, ट्रामा सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, लोहाघाट और टनकपुर का आईसीयू नहीं चल रहा है। तो इनको सुधारने के लिए, और जैसे अभी 38वें राष्ट्रीय खेल 28 तारीख से शुरू होंगे, ये उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ा गौरव का पर्व होगा जब इस प्रदेश में पहली बार कोई नेशनल गेम होंगे। लेकिन ज़िले का खेल का जो ढांचा है, जो स्टेडियम लोहाघाट में पूरा हो जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ। ज़िले में जिला क्रीड़ा अधिकारी का पद, ऐसे बहुत सारे हैं कि यहाँ दोनों एसडीएम लोहाघाट और चंपावत खाली है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट और आदर्श व्यवस्था के आड़े नहीं आती है क्या? कुछ चीज़ें कहीं पर को तकनीकी कमियों की वजह से थोड़ा बहुत देरी या विलंब तो स्वाभाविक है, लेकिन इन सब के बाद कोई भी इस सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि सरकार की मंशा जो थी वास्तव में आदर्श जिला बनाने की थी। ठीक है, हमने बहुत अच्छा अस्पताल बना दिया, अस्पताल में सारी हमने सुविधाएं उपलब्ध करा दी, लेकिन डॉक्टरों की अगर कहीं पर को थोड़ी कमी हो रही है, होगा पूरे प्रदेश में है। कई बार क्या हमने जो सरकार की व्यवस्थाएं थी कि हम बॉन्डेड करके डॉक्टरों को एमबीबीएस करा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर वहाँ से एमबीबीएस होके आ रहे थे, जब उनको अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम भेज रहे थे तो कहीं ना कहीं वो अपनी आगे की पढ़ाई का बहाना बना के या स्टडी लीव लेके वो दूसरी जगहों में अपनी सेवाएं देने में मशगूल हो गए। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल एक्शन लिया है और उसमें कहा गया है कि अगर भविष्य में अगर इस तरह से बॉन्डेड डॉक्टर अगर हमें सहयोग नहीं करेंगे सरकार की जो पूरा सहयोग मिलने के बाद, तो उनसे हम उस जो मेडिकल की पढ़ाई की जो खर्चा है, जो फीस है, वो पूरा हम उनसे फिर वसूल भी करेंगे जब वो सरकार को अगर या वहाँ की जनता को अगर वो उस प्रदेश की जनता को लाभ नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह अन्य चीज़ों में भी हर चीज़ में मैं आपको बताऊं महोदय कि एक समय लगता है और धीरे धीरे जितनी घोषणाएं थी उसमें से आधे से ज़्यादा घोषणाओं में इम्प्लीमेंट काम शुरू हो चुका है, और जो घोषणाएं बची हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी खामियों से कहीं पर को कोई फॉरेस्ट आड़े आ गया, कहीं पर को कोई अन्य चीज़ आड़े आ गई, तो उन तकनीकी खामियों से कहीं पर को थोड़ा सा अगर काम में ढिलाई हो रही है या थोड़ा सा गति धीमी हो रही है। अब मैं बिल्कुल यहाँ की जनता से निवेदन करना चाहूँगा, ये निकाय चुनाव में आप अपना अपार स्नेह और प्यार हमें दीजिए और जो जो चीज़ें कमी रह गई हैं उसको हम और अधिक गति से उसको हम आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। जिले में 4 नगर निकाय हैं, जाहिर है कि 4 प्रत्याशी भी हैं पालिका टिकट के लिए, लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक चेहरे यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे करकर इस चुनाव को मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर 4 सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। यानी कि क्या प्रत्याशियों की अपनी राजनीतिक साख में कमी की वजह से ऐसा हो रहा है या मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की वजह से? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा महोदय। मैंने आपको बताया, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह ही अपने सारे जो राजनीतिक कार्य होते हैं वो करती है। अच्छा, और उसमें आपको बताऊं, क्योंकि संगठन सरकार का मुखिया होना, संगठन का मुखिया होना, सरकार का मुखिया होना अपने आप में उस परिवार का सयाना हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे, अगर किसी भी घर में अगर कोई कार्यक्रम होता है
वो चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, तो घर के सयाने की पूछ तो होती ही होती है। उसके चेहरे को भी लोग बार बार याद करते ही करते हैं कि भाई वो कहाँ है, ये कहाँ है। तो इसी तरह जो ये निकाय चुनाव है, वास्तव में हमारे परिवार के मुखिया, हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जी हैं, और उनकी लोकप्रियता भी, मैंने आपको बताया इससे पहले, उनकी लोकप्रियता सिर्फ इस प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं। अभी आपने विगत कई दिनों पहले देखा होगा, जब वो विदेशों की भी यात्राओं में अगर गए तो वहाँ भी उनको रिसीव करने, उनको उनके एयरपोर्ट पर आगमन पर उनकी आगवानी करने के लिए कई सारे भीड़ वहाँ जो हमारे प्रवासी लोग थे उनकी लग जाती थी। तो आप खुद ही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में उनकी अपने आप में, पूरे देश में, प्रदेश में, अपने आप में उनकी जो कार्य संस्कृति है, कार्य पद्धति है, उससे उनका एक अपना अलग स्तर तो बना हुआ ही है। इन चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को, या अलग अलग जगह अलग अलग निर्दलीय को? महोदय, मैं बताना चाहूँगा, इसमें अभी विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो आप नाम ले रहे हैं, अगर आप पूरे प्रदेश को देखें और पूरे देश की राजनीति को देखें, वास्तव में विपक्ष नाम की कहीं पर को कोई चीज़ ही नहीं है। कांग्रेस आज की डेट में भारतीय जो राजनीति में यहाँ की जनता है, उन्होंने जो उनका लंबे समय का जो राज था, वो चाहे केंद्र की सरकारों में हो, चाहे राज्य की सरकारों में है, उनकी जो गलत निर्णय थे या उनकी गलत रणनीति जो थी इस समाज के लिए, उसको नकार दिया है। और रही विपक्ष मानने की बात, तो यहाँ ठीक है, वो कांग्रेस भी अपने चुनाव लड़ा रही है, अपने प्रत्याशियों को, निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, अन्य दलों के लोग भी कहीं कहीं पर को लड़ रहे हैं। तो हम तो सभी को अपना विपक्ष मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरे जिलो जी जान से रात दिन जुटे हुए हैं, और हम चारों सीटें जीत के आएंगे। तो 10 कार्यकर्ता नेताओं को निष्कासित किया है 6 साल के लिए, इनमें से कई लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो क्या निष्कासित लोग, जैसा पूर्व के अनुभव बताते हैं, तो उनका निष्कासन स्वतः समाप्त हो जाएगा, निष्कासित रहेंगे, या वो जीत गए हैं इसलिए पार्टी में उनकी एंट्री हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार से चलती है। संविधान के अनुसार से अगर उनका निष्कासन हुआ है तो निष्कासन कहीं स्वतः समाप्त नहीं होता है। बाकी जो भी आगे की कार्रवाई होगी, कोई जीते हारे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली पार्टी है, और जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है वो क्या निर्णय लेता है, तो उसके निर्णयों पर ही भारतीय जनता पार्टी, जिला संगठन भी उसको मानता है, मंडल का संगठन भी उसको मानता है। एक तरीके से प्रदेश नेतृत्व हमारा तय करता है, और प्रदेश नेतृत्व के ही आदेश पर, उनकी सहमति के आधार पर ही ये निष्कासन भी हुआ। बहुत धन्यवाद निर्मल जी। दागी बागी भीतरघाती भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते उन पर कार्रवाई करके डैमेज कंट्रोल किया है और अपनी जीत जो 2018 के 0-4 को 2025 में 4-0 में तब्दील करने का उसका लक्ष्य है, क्या इस कदम से वो पूरा होगा? लेकिन 2018 और 2025 के चुनाव में एक अंतर जरूर है, पिछले नतीजे जो भी रहे, इस नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चारों सीटों पर बेहतर स्थिति में मानी जा रही है, और इसकी वजह प्रत्याशियों से ज़्यादा मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री के इस रेस और चंपावत जिले के जो विकास की परिकल्पना है उसको मान रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता। नतीजा क्या होगा, किस तरह से चंपावत और शेष 3 अन्य सीटों का जो भी नतीजा होगा, 23 जनवरी के मतदान और के बाद 25 जनवरी को वो नतीजा सबके सामने होगा। लेकिन एक बात दागी बागियों को लेकर जरूर है कि पूर्व के अनुभव बताते हैं, वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके चुनाव लड़े प्रकाश तिवारी को चंद महीनों में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल कर लिया गया था। गोविंद वर्मा लोहाघाट नगर पंचायत के अध्यक्ष निर्दलीय बागी भाजपाई, टनकपुर विपिन कुमार निर्दलीय बागी भाजपाई, प्रकाश तिवारी बागी भाजपाई चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये सभी लोग पार्टी में शामिल कर दिए गए। इस बार पार्टी का कहना है कि वो अपने संविधान, अपनी नीति रीति के आधार पर जो भी लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, पार्टी के खिलाफ काम करते हुए
उन पर जो आरोप लगे हैं कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाली जिले में सभी चारों सीटों को जीतने के लिए जरूरी था। क्या ऐसा होगा, इसका इंतजार 25 जनवरी तक रहेगा।